जाहिद परवेज चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद सोहन सिंह जी। सलाम जवार भाई। सलाम विनोद भाई। शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों। और अब क्योंकि वैसे भी रीच कम हो गई है तो ज़्यादा प्रतीक्षा की कोई बात नहीं है। और अब ये भी देखने में आ रहा है कि लोग इसको लाइव को बाद में ज़्यादा देख रहे हैं बजाय जब ये चल रहा है उसके। तो हम लोगों का आज भी तहसील में धरना जारी रहा और संख्या के लिहाज से कल के मुकाबले कम था, लेकिन फिर भी 250 के लगभग हमारे पास रजिस्टर में दस्तखत थे और लगभग 300 के लगभग लोग रहे होंगे। हाँ, शुरुआत में ज़रूर जिस वार्ड की आज बारी थी वहाँ से लोग कम आए या नहीं आए लगभग, लेकिन बाकी जगहों से लोगों की उपस्थिति हुई और धीरे धीरे संख्या बढ़ते हुए 300 के लगभग चली गई। तो ये एक उसमें निरंतरता एक बनी हुई है आंदोलन की, तो वो तो है। लेकिन आ, उसका जो दबाव जिस तरह से सरकार पर होना चाहिए वो अब धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे कि सरकार आंदोलन की या इस धरने की या प्रोटेस्ट की जैसे कि उसको एक आदत सी हो गई, तो उनको कोई बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसका पता हमें इस तरह से लग रहा है कि क्योंकि शासन स्तर पर जो तेजी दिखाई जानी चाहिए थी वो अभी भी नहीं दिखाई दे रही, बल्कि इसके बजाय हो ये रहा है कि जो स्थानीय स्तर पर जो चीज़ें हो भी रही थी उनसे भी सरकार धीरे धीरे अपना पल्ला झाड़ रही है। आज खबर आई कि जो है जिन लोगों को हमारे आंदोलन के दबाव में टूटे हुए घरों से या जिनके घर
पूरी दरार से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो उन लोगों को होटल्स में कमरे दे दिए गए थे। और भले वो वहाँ बहुत अड़चन में रह रहे हैं, क्योंकि एक एक कमरे में बहुत सारे लोग हैं, चार चार पाँच पाँच लोग हैं, वहीं उनका सामान भी किसी तरह उन लोगों ने एडजस्ट किया है। तो ऐसी स्थिति में रहने के बावजूद, क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, लोग वहाँ रह रहे हैं। जिनके पास विकल्प है वो लोग छोड़ करके जा रहे हैं। लगातार ये दिख रहा है कि जो लोग होटल्स में रह रहे थे उन्होंने वहाँ से निकल करके या तो वो अपने टूटे घरों में वापस चले गए हैं, या फिर लोगों ने अन्य जगह कहीं किराए पर आंदोलन। जी जी कैलाश भाई, तो वो जो रह रहे थे वो भी किराए के घरों पे चले गए। वो संख्या लगातार निरंतर बढ़ रही है किराए के घरों में जाने की या होटल छोड़ने की। जहां कल तक माना कि 40-50 परिवार थे, वो आज 60 परिवार हो गए। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वहां रह रहे हैं, यानी कि 248 के लगभग परिवार ऐसे हैं जो अभी भी रह रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने ये किया है कि उनको भी निकालने की तैयारी हो गई है। आज दिन में खबर आई कि एक जगह जो है उपजिलाधिकारी ने होटल में जाकर के मीटिंग की उनके साथ, जो होटल में रहने वाले लोग थे, और उनको कहा गया कि आप जल्द से जल्द ये होटल खाली कर दें और किराए के कमरों पे चले जाए। तो अब किराए के कमरे तो जोशीमठ में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो कमरे उपलब्ध थे उनको तो लोगों ने पहले ही खाली कर दिया, क्योंकि वहां से तो किराएदार स्वयं छोड़ करके चले गए, क्योंकि उन घरों में तो दरारें हैं। तो लिहाजा किराए के कमरे उपलब्ध नहीं है, और जो थोड़ा बहुत अगर हों भी तो उनका किराया बहुत ज़्यादा होगा। ऐसी स्थिति में लोगों को मजबूर करके, जबकि उनकी आमदनी के सारे स्रोत बंद हो गए, आमदनी का कोई जरिया नहीं रहा, और क्योंकि आपदा के कारण जो है व्यवसाय खत्म हो गया है, दैनिक मजदूरी वाला काम खत्म हो गया है, और लोगों का व्यवसाय पर बहुत असर पड़ा है। तो इस तरह से आमदनी खत्म हो गई है। अब उन लोगों को कहा जा रहा है कि वो छोड़ करके होटल चले जाएं और किराए के कमरों को ढूंढें। तो इस तरह से सरकार ने एक जगह से ला करके जिनको कहा कि हम सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएंगे, अब सरकार ये कह रही है कि आप फिर से उन्हीं असुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाएं। यानी कि अब खतरा टल गया है इनके मुताबिक। जबकि जो है अभी भी मकानों में दरारों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। और कल रात की तो खबर यह है कि कल रात तो लगातार लोगों ने बहुत सारी हलचल जमीन के नीचे महसूस की, और उसके बाद सुबह देखा कि वो दरारें जो हैं जो उनके घर में थी वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं, उनमें वृद्धि हुई है। और सिर्फ घर मकानों में ही नहीं, बल्कि जमीन पर या सड़क पर या अन्य जगहों पर भी उसका असर देखा गया। जबकि सरकार के मुताबिक तो चीज़ें मतलब यथास्थिति हो गई है, और अब दरारों का सिलसिला भी बंद हो गया है, ऐसा ही बयान लगातार सरकार दे रही है। जबकि जमीन पर स्थिति यह है कि यह सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। लगातार इसमें जैसे ही मतलब कुछ नीचे हलचल हो रही है, लोगों का तो ये कहना है कि एनटीपीसी वाले जो है रात को शायद विस्फोट कर रहे हैं, और इसकी वजह से वो जो है दरारों का सिलसिला बढ़ रहा है। कल रात लोगों ने ऐसा महसूस किया। यहाँ मनोहर बाग के पास में कुछ लोगों ने ये कहा कि रात को हम उठे तो, क्योंकि नींद तो लोगों को नहीं आ रही है परेशानी के चलते, लोग जो है आशंका के उसमें जो है सो भी नहीं पा रहे, तो इसलिए वो रात भर जगे रहते हैं, तो उनको ये सब सुनाई देता है, महसूस होता है। तो अब जो है प्रशासन इस तरफ चला गया है कि वो लोगों को होटल खाली करने के लिए कह रहा है। तो अब इसका तो यही हुआ है कि अगर सरकार को ये लग रहा है कि आंदोलन का जो ये एक निरंतरता इस तरह की एक बनी हुई है, ये जो है ऐसे ही रहने वाला है, हम एक आध दिन में मीटिंग करेंगे, और अगर ऐसा ही चला तो हम फिर से दोबारा से हमको चक्का जाम और बाजार बंद करने की तरफ चलना जाना होगा, जिसको लेकर के कि हम शीघ्र ही निर्णय लेंगे। क्योंकि अगर यही जिस तरह की मतलब ढीलापन आ गया है पिछले 2-3-4 दिनों में, तो दिखाई दे रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से सुस्त हो गया है। सर्वे को लेकर के भी जो लोग बार बार तहसील में आ रहे हैं कि हमारे घर का जो है सर्वे किया जाए, उसमें दरार आ रही है, उसकी रिपोर्ट दी जाए, तो उसमें जो है बहुत शिथिलता आ गई है, और बार बार कहने के बाद भी वो काम नहीं हो रहा है। तो और स्थिति जो है जस की तस बनी हुई है, लगातार खतरा है।
बहुत सारी जगहों पर तो जो है जल स्रोत सूख गए हैं, जिसको लेकर के भी लोगों में भय हो रहा है कि बहुत सारे जो पुराने जल स्रोत थे, वर्षों से जो थे, सैकड़ों साल से, वो जल स्रोत जमीन के अंदर चले गए हैं, सूख गए हैं। ऐसे बहुत सारे जो हमारे यहाँ गदेरे थे वो सूख गए हैं, जल स्रोत, पानी के जो स्रोत थे वो सूख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी लगातार हो रही हैं, यानी कि उसमें जो ये परिघटना है इसमें कहीं कोई ठहराव नहीं आया है, जिसको कि प्रशासन दिखाने की कोशिश कर रहा है या सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए कि हमें कहा जा रहा है कि हम अफवाह फैला रहे हैं। तो एक तो ये बात है। आज जो है दूसरा जो था कि लोगों की निगाह थी एनडीएमए की बैठक को लेकर के। लोगों को लग रहा था कि आज जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, यानी कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण है या अथॉरिटी है, उसकी बैठक है, तो उसमें से कुछ निकल के आएगा। लेकिन शाम तक दिन में भी हम लगातार दिल्ली में लोगों से पूछते रहे, पत्रकारों से फ़ोन करके कि क्या हो रहा है, तो कोई उसमें अपडेट नहीं आया। शाम को जा करके पता चला है कुछ देर पहले कि ऐसी कोई बैठक उस तरह से नहीं हुई, बल्कि केवल जो है जो 8 विभिन्न वैज्ञानिक संस्थान थे जिनको कि यहाँ सर्वेक्षण के लिए भेजा गया था, उनसे ये कहा गया है कि आप जो है अलग अलग रिपोर्ट न दें, बल्कि एक ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दें, यानी कि आपकी जो रिपोर्ट है वो अलग अलग नहीं आए, जबकि संस्थान अलग अलग है। तो जब संस्थान अलग अलग हैं तो वो संस्थान अलग अलग अपनी तरह से अध्ययन करेंगे। कोई संस्थान किसी चीज में अपनी विशेषज्ञता रखता है, दूसरा संस्थान दूसरी तरह की विशेषज्ञता रखता है, तो उनकी जो रिपोर्ट है निश्चित तौर पर वो अपने क्षेत्र विशेष के जो उनकी विशेषज्ञता है उसके हिसाब से ही आएगी। लेकिन आज पता ये चल रहा है कि उनसे कहा गया है कि आपकी रिपोर्ट एक ही हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो और एक साथ आए, यानी कि उसमें कोई बहुत उलटफेर या अंतर ना हो। ये शाम को जाकर के पता चला है कि हमारे किसी साथी ने, पत्रकार साथी ने एनडीएमए के अधिकारी से बात करके ये बताया है कि ऐसी कोई बैठक, मतलब उस तरह से जिसका प्रचार था वो बैठक तो नहीं हुई, लेकिन उसमें ये जरूर एक बात हुई है कि वैज्ञानिकों से ये कहा गया है। अच्छा, तीसरा चीज आज जो है जो थी जिस पर हम सबकी निगाह थी, तो वो दिल्ली में जंतर मंतर पर, दिल्ली में जंतर मंतर पर उत्तराखंड के बहुत सारे संस्थाओं ने मिलकर के एक धरने का, एक दिनी धरने का आयोजन किया था, जिसमें काफ़ी संख्या वहाँ दिखाई दे रही है, जिसका हमने फ़ोटो भी शेयर किया है, वीडियो भी शेयर किया है, और अच्छी खासी वहाँ तादाद में लोग जमा हुए और उन्होंने जोशीमठ के जो सवाल हैं, यहाँ के पुनर्वास विस्थापन का सवाल है, या हिमालय के अंदर बनने वाली जो बड़ी परियोजनाएं हैं जिनके चलते जो है हिमालय का पर्यावरण, यहाँ की पारिस्थितिकी, यहाँ का जो प्रकृति है उस पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उसको लेकर के भी वहाँ बातें हुई, उसको लेकर के सवाल उठाए गए, एनटीपीसी पर वहाँ बात हुई, और अन्य जो कारण है उत्तराखंड में या पहाड़ी क्षेत्र में जो जिनके रिजल्ट, जिनके परिणाम दिखाई दे रहे हैं, तो उनको लेकर के भी वहाँ जंतर मंतर पर बातचीत हुई है और अच्छा धरना वहाँ रहा। तो उसकी रिपोर्टिंग भी हमने खैर दिन में धरने के दौरान भी की, और ये एक अच्छा मतलब वो है कि देश भर में बाकी जगह भी जोशीमठ के इतर भी लोग जोशीमठ के सवाल को, और इस जोशीमठ के सवाल के बहाने जो पर्यावरण का सवाल है और यहाँ पर जो अनियंत्रित विकास है और जो यहाँ पर जन विरोधी विकास का जो ढांचा खड़ा हो रहा है, उसको लेकर के एक जागरूकता, एक तरह की चेतना लोगों में बन रही है देश में और बाकी जगह भी। तो वो एक अच्छा संकेत है, सकारात्मक है। इसके जरिए जोशीमठ का सवाल तो प्रमुख होता ही है, जोशीमठ का विस्थापन और पुनर्वास का सवाल तो आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये अगर उस व्यापक चिंता को भी अगर अपने में मतलब को भी अगर वो जो है चर्चा में लाता है तो ये अच्छी बात है। तो ये एक आज का वो रहा। और इसके अलावा जो है आज ही जोशीमठ में एक यहाँ के शंकराचार्य पहले वहाँ गए थे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट में जाने की सलाह दी थी, तो वो
आज यहाँ आए हैं तो उन्होंने हमसे मुलाकात करके जानना चाहा कि क्या उसमें होना चाहिए। तो हमने उनको बताया है, अपनी सलाह उनको दी है कि थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इसमें जो है और गंभीरता से इसके सभी पहलुओं को, आपदा के सभी पहलुओं को इसमें पहले सोच लिया जाए। और जो पुरानी हमारी याचिका थी 2021 वाली, उसको भी इसमें मतलब इंक्लूड किया जाए। और आपदा के सिर्फ पुनर्वास, विस्थापन, मुआवजा नहीं, बल्कि आपदा के कारणों की तलाश और उसमें गंभीरता से, क्योंकि एक याचिका तो पहले किसी ये हो गई और बहुत ही गैर गंभीर तरीके से वो पेश की गई, तो उससे इतर थोड़ा सा इसको रखा जाए और इसमें तो और लोगों से सलाह लेकर के इसको किया जाए अगर याचिका करनी है। भले हमारा तो बहुत अब भरोसा रहा नहीं कोर्ट पर, क्योंकि जिस तरह से अदालतें ऐसे सवालों को जो जनता के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं उन पे जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, तो बहुत वो आश्वस्तकारी नहीं है। जैसा कि हमने हाईवे वाले चार धाम यात्रा वाले मामले पर देखा, या 2021 की हमारी जो याचिका थी रैणी और वो तपोवन विष्णु घाट परियोजना में आई हुई आपदा, जिसमें कि 200 से ज़्यादा लोग मर गए, उसको जिस तरह से डील किया गया, तो उसने जो है अदालतों के प्रति लोगों के भरोसे को कम किया है। लेकिन अब कोई चारा नहीं है, जब सरकारें ऐसा कर रही हैं और सरकारें जो है जनता के सवालों को मतलब तमाम आंदोलन के बाद, तमाम दबाव के बाद जब एड्रेस नहीं करती हैं, तो लोगों के पास एक विकल्प है कि वह अदालत में जाएं। लेकिन कई बार अगर अदालतें ऐसा फैसला दे देंगी तो फिर वो जनता के वो सवाल और ज़्यादा जो है उनके लिए कठिन हो जाएंगे उनसे लड़ना। तो ये ज़रूर हमने उनको सलाह दी है। तो अब देखिए वो कितना उस पर क्या होता है, क्योंकि अदालतों में एक बात तो ये हो जाती है अदालत में जाने पर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने पर, कि वो अखबार की सुर्खी आदमी बन जाता है कुछ दिन के लिए। लेकिन जो है उस सुर्खी की वजह से कई बार जनता का नुकसान हो जाता है। तो इसकी जो है हमने ताकीद की है कि कम से कम इससे बचा जाए और अगर हो तो कुछ गंभीरता से उसमें बात हो। शेष जो है कल भी इस बात को मैंने कहा था कि जब शुरुआत यहाँ आपदा की हो रही थी, जब आपदा की शुरुआत हुई उसके बाद जब 2 जनवरी के बाद हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया और उसके बाद जो है लोगों के 5 तारीख के बाद शिफ्टिंग और ये सब होने लगी, तो उसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स ने यहाँ जोशीमठ में, बहुत सारे साथियों ने हमारी मतलब लोगों को शिफ्ट करने में, बाकी चीज़ों में, आंदोलन में मदद की। लेकिन उनको जो है हम प्रॉपर उस तरह से उनका वो नहीं कर पाए। तो मैं आज जो है उसमें जो प्रमुख हमारे वॉलंटियर्स या बहुत सारे साथी जिन्होंने मदद की उनका मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ, ताकि जो है आप लोग भी उनसे परिचित हों कि जिन्होंने उस समय अपना पूरा समय दे करके लोगों की सहायता की। तो उनमें जो है प्रमुख तौर पर जिनके नाम हैं तो प्रदीप पंवार हैं, अनोद कैरणी हैं, मुकेश नेगी हैं। ये यशु नेगी ने जो लिस्ट हमें उपलब्ध कराई है उसके अनुसार है। सौरभ राणा हैं, मुकेश थपलियाल हैं, ललित थपलियाल हैं, विवेक सती हैं, संतोष बिष्ट हैं, ललित खंडूड़ी हैं, लखपत चौहान हैं और रोशन रावत हैं, मितेश पंवार हैं, गौतम पंवार हैं, वैभव रावत हैं, धनपाल राणा हैं और ममराज राणा है, यशवंत नेगी हैं, अभिषेक भट्ट हैं, गौतम राणा, गौरव सजवान, शैलेश, विजय बिष्ट, संतोष पंवार, मुकेश रावल, रंजन उप्रेती, नरेंद्र रावत, अमित सती, महावीर बिष्ट, सूरज बिष्ट और कुलदीप राणा। ये 30 लोगों का मतलब हम ये इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनका आभार व्यक्त करते हैं। और ये भी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी जब भी हमारी संघर्ष समिति को या जनता को, क्योंकि ये संकट अभी टला नहीं है और लंबा चलने वाला है ये पूरा आंदोलन भी और ये आपदा भी, तो उस समय में आप सबका सहयोग पुनः जनता को, यहाँ लोगों को मिलेगा। और इसके अलावा भी जो संघर्ष समिति में लगातार हमारे साथी वहाँ धरना स्थल पर पहुँचते हैं, सहयोग करते हैं, तो एक बड़ी संख्या उसमें है। बहुत सारी महिलाएं तो वहाँ रोज पहुँचती हैं, रोज आती हैं, मतलब जो लगातार वहाँ अपनी उपस्थिति बनाए रखती हैं, तो उनका भी आभार है। लेकिन ये मतलब औपचारिकता है, भले ही अपना ही आंदोलन है, अपने नगर को, अपने शहर को बचाने का सवाल है, तो उसमें बहुत सारे लोग, व्यापार संघ के लोग, और वो सब सहयोग करते हैं। तो ये वो है। बाकी अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो।
आपकी ऑडियंस विश्व देश राज्य में है, सभी भाषाओं यानी इंग्लिश, हिंदी, गढ़वाली भाषा में ब्रॉडकास्ट कीजिए। अब वो ठीक है कि लेकिन अब वो सहजता का भी एक सवाल रहता है साथ ही। वो आप यशपाल भाई कि आप जिस भाषा में सहज होते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप ठीक से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं तो ठीक है। अब गढ़वाली में कोई सवाल आप पूछेंगे तो हम बिल्कुल बिल्कुल गढ़वाली में उत्तर दे देंगे, और अंग्रेजी में पूछेंगे तो अंग्रेजी में उत्तर दे देंगे। लेकिन मतलब वो क्योंकि बहुत सारी जो जनता है वो हिंदी को बेहतर समझती है तो होता। ये अमृतकाल जी। अब बहरों को सुनाने का तो वही तरीका है कि आंदोलन को थोड़ा उग्र करना होगा, ये है। तो आज की यही प्रमुख बात थी जो मैं शेयर करना चाहता था। फिर क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा धरती ज़मीन पर जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ बहुत विकट होती चली जा रही हैं, क्योंकि प्रशासन का रवैया जो है अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक हो रहा है। जैसा आज का हुआ कि भाई लोगों को कहा जा रहा है होटलों से निकल जाइए, ये कर दीजिए, तो ये मैं पहले भी चेतावनी दे चुका था लोगों को आज से 1 महीना पहले कि ये होने वाला है। क्योंकि हमने 2013 की आपदा के बाद ये देखा कि जो है भ्यूंडार गांव के लोगों को सालों यहाँ, साल 1.5 साल 2 साल उनको यहाँ रखा गया जोशीमठ में कमरों में, और उसके बाद उनको मजबूर होकर के छोड़ करके जाना पड़ा। और यहाँ तो ये भी पता नहीं कि पता चला तो जिस तरह की सरकार है कि 6 महीने बाद आपको किराया भी नहीं मिला और फिर आप जो है अपने स्तर पर अपना जीवन किसी तरह ठेलने को मजबूर हो जाए, तो ये बड़ा चिंता का मामला है। भले ही हम अपनी तरफ से संघर्ष समिति की तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हम वैकल्पिक इंतजाम कर पाए, लेकिन जिस तरह से हमने सोचा था वैसा हमारे पास फंड आया नहीं है। तो भले और लोग, कुछ संस्थाएं, कुछ लोग आए हैं जो इस तरह की मदद की, जिन्होंने पेशकश की है, भले उसमें अभी कोई बहुत प्रगति नहीं है। तो हाँ, बाकी कुछ लोगों ने और चीज़ों का, वॉलंटियर्स की बात कही है कि हम वॉलंटियर भेज देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अभी उसमें बहुत प्रगति हो नहीं पाई है। तो इसलिए जो है ये संघर्ष लंबा चलने वाला है और ये बहुत बहुआयामी इसमें लड़ाई है। तो इसमें हमको आप सबकी लगातार निरंतर ज़रूरत पड़ेगी, आपके सहयोग की, आपकी सद्भावना की। तो वो बनाए रखिएगा, उसकी हमें अपेक्षा है। और आपके सहयोग से ही, आपकी सद्भावनाओं के ज़रिए ही हमको जो हौसला मिल रहा है, ये लड़ाई जो है हम निश्चित तौर पर जीतेंगे, ये हमको भरोसा है। तो इसी के साथ अगर कोई सवाल तो आपका है नहीं, तो लिहाजा मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। आपदा के राशन से काम चल रहा है सरकार का। हाँ, वो तो जो है आपदा का राशन तो जो है कहीं संस्थाएं दे रही है, सरकार उसका भी श्रेय ले ले रही है। रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी का तो हम देख ही रहे हैं, रेल का जो हश्र हुआ है, सभी जगह लोग परेशान हैं जहाँ जहाँ सुरंगें हुई हैं। आज तो कश्मीर से भी खबर है, वहाँ डोडा में, वहाँ भी लोगों के घर मकानों में दरारें आने लगी हैं। वहाँ भी बहुत सारी परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं कहा जा रहा है सक्रिय है, और वहाँ लगातार लोग परेशान हैं, उनके घर मकानों में दरारें हैं। रुद्रप्रयाग में, श्रीनगर से ये खबरें लगातार हैं। तो ये तो फैल रहा है, पहाड़ में जो विकास अनियंत्रित किस्म का चल रहा है हिमालयी क्षेत्र में, उसके ये परिणाम और भी भयावह रूप में सामने आएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। क्या सर, वाटर ड्रेनेज कोई काम हो रहा है? नहीं, अभी कोई काम नहीं हो रहा है वाटर ड्रेनेज का। अभी तो सारे कामकाज रुके ही हुए हैं। बल्कि जो है सिंचाई विभाग को जो कहा गया था कि ड्रेनेज प्लान बनाने के लिए, तो सिंचाई विभाग ने जो डीपीआर दी है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, और अब टीएचडीसी को कहा गया है कि वो नया जो है डीपीआर बनाए। जी, यही, कोई ऐसी बात नहीं है। सरकार की कथनी, जी हाँ, फर्क है। धन्यवाद।